Hello, dear students. Today we are going to discuss the latest INSEM exam question paper uh, of October 23. ये रिसेंट क्वेश्चन पेपर है INSEM का, ठीक है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हाउ वुड बी द questions which are going to be asked in INSEM exam. Okay, so there will be 4 questions, question 1 or question 2 and question 3 or question 4, and there will be some sub questions in these 4 questions. Okay, so here is the first question. Resultant force R, which is equal to 5000 Newton, has two components. P is equal to 3600 Newton and Q is equal to 1500 Newton as shown in figure. Determine the direction of component force P and Q with respect to resultant force. ठीक है, उन्होंने क्या पूछा है? डायरेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर दैट इन मैकेनिक्स डायरेक्शन मीन्स एंगल ऑफ दोज एंगल ऑफ पर्टिकुलर फोर्स विथ पर्टिकुलर लाइन और अनदर फोर्स. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो फोर्स दिए हुए हैं P एंड Q. ठीक है, और R जो है वो दो फोर्स का रिजल्टेंट है. मीन्स दीज आर ओनली टू फोर्सेस एंड दीज टू फोर्सेस आर नॉन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना. ठीक है, तो ये दो फोर्सेस है, ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर नहीं है, ये नॉन परपेंडिकुलर है ही नहीं. ठीक है, तो जब दो फोर्सेस सिर्फ और सिर्फ दो फोर्सेस और वो परपेंडिकुलर नहीं है एक दूसरे को, तो हम वहाँ पे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज़ करते हैं या साइन रूल यूज़ करते हैं. ठीक है, तो तीन फोर्सेस दिए हुए हैं अल्फ़ा और बीटा उन्होंने पूछा है. ठीक है, सो व्हाट इज़ थीटा? थीटा क्या रहता है? दो फोर्स के बीच में का एंगल, मतलब क्या? अल्फ़ा प्लस बीटा. ठीक है, यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ थीटा. ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो हमको पता है, वो लिखेंगे हम. आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा. अब उसमें आर की वैल्यू पुट करेंगे, पी की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे और हमको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी. देखिए वैल्यूज़ पुट किए हमने. ठीक है, ये सॉल्व करना है आपको. कैसे सॉल्व करना है? इसमें से ये सब टर्म माइनस करेंगे, है ना. बहुत सारे स्टूडेंट्स को कैलकुलेशंस भी नहीं आता है, जो हमने 6 और 7 स्टैंडर्ड में पढ़े थे. ठीक है, वो कैलकुलेशंस आप कीजिए, उसका प्रैक्टिस कीजिए. विदाउट कैलकुलेशन प्रैक्टिस, अगर आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो और कैलकुलेशन नहीं आता हो तो कोई फ़ायदा नहीं है. ठीक है, कैलकुलेशन प्लस कंसेप्ट दोनों भी आना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमने फाइंड की है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमको मिलती है 24.98. अभी हम टैन अल्फ़ा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. देखिए अल्फ़ा रहो या बीटा रहो, ये एंगल क्या है? अल्फ़ा क्या है? व्हाट इज़ अल्फ़ा? अल्फ़ा ये सिर्फ नोटेशन है ना. ठीक है, आप अल्फ़ा कहिए या बीटा कहिए, कुछ भी लीजिए. अभी हमने यहाँ पे टैन अल्फ़ा लिया है. ठीक है, जिसके साथ एंगल है वो छोड़ के दूसरा जो है वो न्यूमरेटर में आएगा. ठीक है, अगर बीटा लेते हो तो न्यूमरेटर में ये आएगा. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे टैन अल्फ़ा, मैंने बहुत बार बताया है, आप पीछे जो वीडियो है वो देख सकते हो आप. टैन अल्फ़ा में अल्फ़ा क्या कंसीडर करना है, पी कौन सा है, क्यू कौन सा है, वो क्या कंसीडर करना है. ठीक है, तो अल्फ़ा ये है, तो न्यूमरेटर में ये आएगा, फिर डिनोमिनेटर में ये आएगा. सो पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा. इससे हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड की है. ठीक है, यहाँ पे थीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने बताया था आपको, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, थीटा हमको पता है, फिर बीटा मिल जाएगा. अगर ये नहीं करना है, आपको और कैलकुलेशन करना है, ठीक है, आपके पास अगर टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो आप बीटा भी ले सकते हो. सिर्फ यहाँ पे 3600 की जगह पे 1500 आएगा और 1500 की जगह पे 3600 आएगा, तो आपको बीटा की वैल्यू यही मिलेगी. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो. ठीक है, तो इससे हमको मिल गया है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू. ठीक है, अब साइन रूल, ये मेथड आपको बहुत लेंदी लग रहा है, आप साइन रूल से भी फाइंड कर सकते हो. ठीक है, तो सिंपल है साइन रूल, मैंने बताया. ठीक है, आप यहाँ से इसको पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए या यहाँ से पी को पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए. ठीक है, वो नहीं करना है, कोई बात नहीं. आप क्या ले रहे हो? 3600. ठीक है, पी के नीचे क्या आएगा? उसका अपोजिट फोर्स आएगा, है ना. पी मतलब क्या? हाँ, क्या है साइन रूल? ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस. ठीक है, पी फोर्स
ये अदर टू फोर्सेस है, उसके बीच में एंगल क्या है, अल्फ़ा। सो पी अपॉन साइन अल्फ़ा, क्यू अपॉन साइन बीटा, ठीक है। अब आर अपॉन क्या आएगा, इन दोनों के बीच में एंगल जो है, आर इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में एंगल, कितना इन दोनों के बीच में एंगल, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, थीटा है। तो अब ये साइन रूल आपको कब यूज़ करना है, अगर आप यहाँ तक आंसर फाइंड करते हो, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो कैलकुलेशन है ये आपको नहीं करना है, उसके ये तो आपने अप्लाई कर लिया, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर पी की वैल्यू पुट की है, क्यू की वैल्यू पुट की है, आर की वैल्यू पुट की है, अल्फ़ा और बीटा हमको नहीं पता है, ठीक है। तो थीटा हमने यहाँ से फाइंड किया था, ठीक है। ये आप भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ये इतना पार्ट, ठीक है, ये नहीं हमको पता है, ठीक है। हाँ, तो बाय साइन रूल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बहुत इजी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, फोर्स P इज एक्टिंग ऑन द प्लेट विच इज़ डिवाइडेड इनटू, हाँ देखिए सॉरी, इसका मार्किंग स्कीम जो है वो कैसे रहेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड की, उसको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू को 2 मार्क मिलेंगे, बीटा की वैल्यू को 2 मार्क मिलेंगे। Force P is acting on the plate which is divided into squares of 0.1 meter as shown. The moment of force P about point A is 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज. डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए पूछा है. अभी देखिए, ठीक है, यहाँ से एक फोर्स एक्ट हो रहा है. देखिए ये एक पॉइंट है और यहाँ पे ए पॉइंट है. ये पॉइंट और ए पॉइंट दोनों अलग अलग पॉइंट है, ठीक है. यहाँ से फोर्स निकल रहा है यहाँ तक. अब आप इस फोर्स को कहीं पे भी रिजॉल्व कर सकते हो. ये पॉइंट पे रिजॉल्व कर सकते हो या ये पॉइंट पे रिजॉल्व कर सकते हो. कहीं पे भी रिजॉल्व कर सकते हो आप. उन्होंने उसका स्लोप दिया है 4:3 स्लोप दिया है. तो आप इसका एंगल फाइंड कर सकते हो. ये वाला जो एंगल है, ये वाला और ये वाला एंगल सेम रहेगा. क्या रहेगा ये एंगल? tan इनवर्स ऑफ 4/3. सो वो आता है 53.13, ठीक है. फिर हमने फोर्स को रिजॉल्व किया. आप यहाँ पे रिजॉल्व कीजिए या यहाँ पे रिजॉल्व कीजिए, कहीं पे भी रिजॉल्व कीजिए, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है. तो मैंने दोनों जगह पे रिजॉल्व किया है और दोनों जगह से मैंने मोमेंट लिया है ए पॉइंट पे, ठीक है. तो उन्होंने क्या दिया है प्रॉब्लम में? मोमेंट ऑफ फोर्स P अबाउट पॉइंट ए इज़ 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज, ठीक है. तो देखिए, सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स एट पॉइंट ए इज़ 30 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज है, मतलब वो प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस है, ठीक है, इज इक्वल टू. हाँ, तो अभी ये तो उन्होंने दी हुई वैल्यू है. हम यहाँ पे मोमेंट लेंगे P के ये दो कंपोनेंट का ए पॉइंट पे, ठीक है. पहले मैं ये कैलकुलेट करके बताती हूँ आपको. देखो, ये जो है P साइन 53.13 वो सीधा ए पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है. वहाँ पे कोई भी डिस्टेंस है ही नहीं, तो उसका मोमेंट ज़ीरो आएगा ए पॉइंट पे. अभी ये P cos 53.13, यहाँ पे वो फोर्स है, यहाँ पे पॉइंट है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड दिस पेंसिल? कितना डिस्टेंस है? ये डिस्टेंस है. वो कितना डिस्टेंस है? 0.1. सो P cos 53.13 इंटू 0.1 वो कैसे जा रहा है? ए की तरफ क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए प्लस लिया है, ठीक है. तो P की वैल्यू उसमें से आपको मिलेगी 500 न्यूटन, ठीक है. अगर आप यहाँ पे रिजॉल्व नहीं करते हो, अब यहाँ पे रिजॉल्व करते हो, तो फिर भी आपको ए पे देखिए कैसे मोमेंट मिलेगा, ठीक है. P साइन 53.13, ठीक है, इनटू ये पॉइंट. पेंसिल और फिंगर के बीच में कितना डिस्टेंस है? 0.3, 0.1, 0.2, 0.3, 0.3 डिस्टेंस है. सो P साइन 53.13 इंटू 0.3 वो क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है. तो ये प्लस आएगा, है ना. ये जो है ये प्लस आएगा. अभी ये जो है P cos 53.13, देखिए यहाँ पे ये फोर्स है, यहाँ पे पॉइंट है. व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन फिंगर एंड पेंसिल? 0.3. वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसलिए माइनस लिया है. आप इस पे से P की वैल्यू कैलकुलेट करके दीजिए. देखिए आपको P की वैल्यू 500 न्यूटन मिलेगी. सिर्फ ये सॉल्यूशन मत देखिए, आप कैलकुलेशन खुद कीजिए, खुद सॉल्व करके देखिए. मैकेनिक्स में ऐसा है कि आपको प्रॉब्लम जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की तरह पढ़ना नहीं है, ये आपको सॉल्व करके देखना है. बहुत प्रैक्टिस करनी है. पेन लेना है, ब्लैंक पेपर लेना है और ये कैलकुलेटर लेना है और क्वेश्चन सॉल्व करके देखने, तभी आप मैकेनिक्स क्लियर कर पाओगे, ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस विथ स्केच, ठीक है. ये 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा था. 2 + 3 मतलब
2 मार्क्स जो थे वो स्टेटमेंट को थे और 3 मार्क्स जो थे वो एक्सप्लेनेशन को थे, डेरिवेशन जो है एक्सप्रेशन उसके लिए थे। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया आपको। आप 3rd नंबर का वीडियो देख सकते हो मेरे चैनल का, वहाँ पे मैंने ये आपको पढ़ाया है स्टेटमेंट क्या रहता है और एक्सप्रेशन क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला और उसके डायरेक्शन का फॉर्मूला डिराइव करना है और स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, स्टेटमेंट आपको पता है, स्टेटमेंट के लिए 2 मार्क्स है। डायग्राम अगर आप अच्छे से देखिए, जब भी कोई एग्जामिनर आंसर शीट चेक करता है और डायग्राम नीट एंड क्लीन रही और आपकी थोड़ी सी हैंडराइटिंग अच्छी रही, बहुत आपने सिस्टमेटिक तरीके से लिखा है, तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। लेकिन ये मैकेनिक्स का पेपर है, यहाँ पे आंसर को बहुत ज़्यादा आंसर और फॉर्मूले को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो वो भी आपको राइट सॉल्व करना है। ठीक है, डायग्राम अच्छे से आप ड्रॉ कीजिए, आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो है वो हमने फाइंड किया है। ठीक है, ये डायग्राम से, और यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2A, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट for the force system as shown in figure. Also determine the horizontal distance from point B where the resultant cuts the line ABC. Comment on whether it cuts on right hand side or left hand side. ठीक है, तो वेयर द रिजल्टेंट यानी क्या, रिजल्टेंट का लोकेशन पूछा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछा है। जब रिजल्टेंट का लोकेशन या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पूछते हो तो समझ लेना कि वहाँ पे वैरिगनस थ्योरम आपको अप्लाई करना है, यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्राम दिए, देखिए कितने फोर्सेस है यहाँ पे। 5 किलो न्यूटन इज़ हॉरिजॉन्टल, 20 किलो न्यूटन इज़ वर्टिकली डाउनवर्ड एंड 10 किलो न्यूटन इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, हाँ, तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, इन दोनों को रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। सो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, 10 sin 30 और हॉरिजॉन्टल 10 cos 30। देखिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं। ठीक है, हाँ, अभी हम समेशन एफ फाइंड करेंगे। एफ में क्या आएगा, 5 किलो न्यूटन माइनस 10 cos 30 आ गया। ठीक है, एफ में क्या आएगा, -20 प्लस 10 sin 30। ठीक है, आंसर फाइंड किए। ठीक है, रिजल्टेंट फाइंड किया। फिर अभी देखो ये जो है ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स है ना, परपेंडिकुलर है। देखो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल है, ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है। ऑल दीज आर फोर्सेस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, रिजल्टेंट के लिए फिर वहाँ पे हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, पी प्लस क्यू, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। वो जो फॉर्मूला है वो नॉन परपेंडिकुलर में यूज़ करते हैं और 2 फोर्स के लिए यूज़ करते हैं। ये कितने 2 रहे या 2 से ज़्यादा रहे तो भी यूज़ करते हैं, लेकिन कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, तो समेशन अंडर रूट ऑफ समेशन एफ स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर, वैल्यूज़ हमने पुट किए यहाँ पे और रिजल्टेंट की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, रिजल्टेंट की डायरेक्शन यहाँ पे फाइंड करेंगे। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन एफ एक्स, वैल्यूज़ पुट किए, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अभी हमको रिजल्टेंट का लोकेशन फाइंड करना है कि वो ए बी सी पे, मतलब बी के लेफ्ट में एक्ट होगा या बी के राइट में एक्ट होगा। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे। क्या है वैरिगनस थ्योरम, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट ना, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट। फिर हमने यहाँ पे बी पॉइंट क्यों लिया है, क्योंकि उन्होंने विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू बी पूछा, इसलिए हम मोमेंट बी पे लेंगे। ठीक है, बी पे मोमेंट लिया। देखिए 5 × 5 है, ये बी पॉइंट है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पेंसिल एंड माय फिंगर, ये बी पॉइंट, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस निकाला है बाय ट्रिग्नोमेट्री। ये सपोज x है तो ये क्या आएगा, x cos 30 आएगा, और ये क्या आएगा, x sin 30 आएगा। x cos 30 तो 3 = 3 दिया है उन्होंने, उसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड की। फिर यहाँ पे x sin 30 उसको मल्टीप्लाई करेंगे sin 30 से, जो कुछ भी आया आंसर। फिर आपको BD की लेंथ मिलती है 1.732 मीटर। ठीक है, 5 × हाँ, तो ये जो डिस्टेंस है 1.732 मीटर है। ठीक है, 5 × 1.732 क्लॉकवाइज माइनस ये जो कंपोनेंट है ये कौन सा है, ये 10 cos 30, तो ये सीधा बी पे एक्ट हो रहा है और ये 20 भी बी पे एक्ट हो रहा है। तो इन दोनों का जो कंपोनेंट है
सॉरी मोमेंट है वो क्या आएगा, 0 आएगा। फिर रह गया ये फोर्स 10 sin 30। सो 10 sin 30 अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, ये बी पॉइंट है। सो 10 sin 30 और बी पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, 3 मीटर, ठीक है, वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, माइनस लिया एंटी क्लॉकवाइज, हमने मोमेंट फाइंड किया। फिर यहाँ पे वैरिग्नस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। हाँ, वो राइट पे कट हो रहा है या लेफ्ट पे कट हो रहा है देखते हैं हम, ठीक है। देखो अभी ये वैरिग्नस थ्योरम है, सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट बी इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट एट बी, ठीक है। रिजल्टेंट हमने फाइंड किया है, कितना आया था 15.44 इंटू एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो माइनस आएगी, ठीक है। तो देखिए मोमेंट क्या आया रिजल्टेंट का, यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे हाँ रिजल्टेंट। अगर आप रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, यहाँ ये देखिए रिजल्टेंट, ये आर है, ये आर है। अगर आप बी पॉइंट पे मोमेंट लेते हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये लेते हो तो क्लॉकवाइज जा रहा है, लेकिन हमारा क्या आया है, निगेटिव आया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहाँ पे रिजल्टेंट एक्ट होगा, लेफ्ट साइड में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है रिजल्टेंट इज एक्टिंग ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बी, ठीक है। ये क्वेश्चन में पूछा है इसीलिए उसको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। इसके लिए 2 मार्क्स बहुत ज़्यादा मार्क्स है इसको, ठीक है। रिजल्टेंट के लिए 1 मार्क मिलेगा, उसका डायरेक्शन फाइंड करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। अगर कमेंट करते हो तो 1 मार्क मिलेगा, और इसको 1 मार्क। बहुत इजी है, प्रैक्टिस करके देखिए आप। यस, नाउ दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2B। उन्होंने इसमें थ्योरी क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज कपल, गिव एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल विथ स्केच, ठीक है। कपल का डेफिनेशन आपको पता है, कपल इज डिफाइंड एज 2 पैरेलल फोर्सेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस, मीन्स दे आर पैरेलल टू ईच अदर। फिर आप वहाँ पे आपको एग्जाम्पल लिखने, आप लिख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है कपल के। ओपनिंग एंड क्लोजिंग द वाटर टैप, लॉकिंग और अनलॉकिंग द लॉक विद द की, ठीक है। फिर आप डायग्राम शो कर सकते हो कपल का, एक एंटी क्लॉकवाइज कपल शो करना है और एक क्लॉकवाइज कपल शो करना है, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज कपल दिखाया, देखो ऐसे जा रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज, है ना। तो इसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अच्छे से डायग्राम शो कीजिए, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छे हैंडराइटिंग निकालिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कपल, उन्होंने 3 ही कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे थे, ठीक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आप चारों लिख सकते हो, ठीक है। सो देखिए 2 फोर्स है, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस विच आर फॉर्मिंग ए कपल इज़ 0, ठीक है, इनका 0 है, इसका मतलब क्या, इसका इनका रिजल्टेंट भी 0 आ जाएगा। F डाउनवर्ड जा रहा है, माइनस F, ये प्लस जा रहा है, तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो अलजेब्रिक सम ऑफ 2 फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल इज़ 0। द कपल डज नॉट ट्रांसलेट बॉडी बट इट टेंड्स टू रोटेट इट, ठीक है। ये बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक ये नहीं करेगा, जैसे कि डोर है, ठीक है। अब देखिए डोर जो आप फोर्स लगाते हो, वो डोर ओपन और क्लोज होता है तो वो मोमेंट ऑफ फोर्स है, और जब आप टैप ओपन और क्लोज करते हो तो वो मोमेंट ऑफ कपल है। दोनों में डिफरेंस जो है वो देखिए, ठीक है। कपल डज नॉट ट्रांसलेट ए बॉडी बट इट टेंड्स टू रोटेट इट, ठीक है। वो बॉडी को क्या करता है, रोटेट करता है। जैसे कि टैप का ये लीवर आर्म रहता है, तो जब आप टैप ओपन करने के लिए या क्लोज करने के लिए फोर्स लगाते हो दोनों फिंगर से, तो वो लीवर को क्या करता है, रोटेट करता है ना, सिर्फ रोटेट करता है, ट्रांसलेट नहीं करता है, ठीक है। कपल इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ओ अबाउट विच मोमेंट इज टेकन, सो इट इज़ अ फ्री वेक्टर। आप पीछे जो प्रीवियस वीडियोस है टॉपिक के ऊपर के, कपल के ऊपर के, वो आप देखिए, इसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया है कि कैसे वो फ्री वेक्टर रहता है, कैसे वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस रहता है, ठीक है। अभी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स इज फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट, ये तो डेफिनेशन हो गया सिंपल। फोर्सेस ये आप पहले लिख सकते हो, फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन इज पैरेलल टू ईच अदर, इसको आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अभी ये 1 और 2 हो गया, वो क्वेश्चन 1 ABC था और क्वेश्चन
2 में ए बी था, ठीक है। तो आप एक तो क्वेश्चन 1 पूरा सॉल्व कीजिए, नहीं तो क्वेश्चन 2 पूरा सॉल्व कीजिए। अभी आता है क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3A, define centroid and center of gravity, analyze and locate the position of centroid for the plane laminate shown in figure। 9 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, ठीक है। हाँ, तो 2 मार्क्स जो है इन दोनों के डेफिनेशन के लिए, सेंट्रॉइड के डेफिनेशन के लिए 1 मार्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डेफिनेशन के लिए 1 मार्क है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आया? यस। सो पहले डेफिनेशन देखेंगे। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन, इट इज़ नथिंग बट द सेंटर ऑफ एनी जोमेट्रिक, सॉरी, इट इज़ द पॉइंट और इट इज़ द जोमेट्रिकल सेंटर ऑफ एनी प्लेन लैमिना, ठीक है। सेंटर ऑफ प्लेन लैमिना इज डिफाइंड एज द पॉइंट एट विच होल एरिया is supposed to be concentrated or geometrical, simply you can say the geometrical center of area or line, उसको कहेंगे centroid। center of gravity where whole weight of body is supposed to be concentrated, है ना। नहीं तो ये point through which the force of gravity acts on an object, ठीक है। ये एक डेफिनेशन है। मुझे मतलब ऐसे पता है कि सभी स्टूडेंट्स को ये डेफिनेशन मालूम है ना। क्लास 12 से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ये किसी भी स्टूडेंट्स को पूछो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही डेफिनेशन वो बताएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो, इसको 1 मार्क, इसको 1 मार्क मिलेगा, ठीक है। अभी देखिए ये डायग्राम है ना, दिख रहा है डायग्राम? हाँ, तो आपको ये जो शेडेड एरिया है इसका सेंट्रॉइड पूछा है। तो फिगर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले तो वो ABCD स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये वाला ट्रायंगल जो हमको रिमूव करना है, फिर ये क्वार्टर सर्कल, ये भी रिमूव करना है, ठीक है। तो स्क्वायर का एरिया ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 150 ये रेडियस दिया है, मतलब यहाँ तक वो 150 आएगा, है ना। ये 150 mm हो गया, 150 + 50 200। सो ये 200 और ये 200 है। सो स्क्वायर का एरिया 200 × 200 40,000 आएगा। A2 ट्रायंगल का एरिया हाफ, बेस है 150, हाइट है 150, फाइंड किया। क्वार्टर सर्कल का एरिया πr²/4, R दिया है 150, ठीक है, ये फाइंड कर दिया। अभी बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखना, x1 x2 x3, ठीक है। हाँ, तो ये पूरे स्क्वायर का सेंट्रॉइड जो वो सेंटर पे एक्ट होगा, स्क्वायर के सेंटर में। यहाँ से ये रहेगा x और ये रहेगा y। सो x यानी क्या रहता है, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस रहता है, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रॉइड है तो ये y एक्सिस है, ये कितना डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक 200, टोटल का 200, टोटल 200 है, 200 का हाफ रहेगा, 200 का हाफ 100। अभी देखिए इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये सेंट्रॉइड का डिस्टेंस जो रहता है यहाँ से, मैंने अपेक्स से कहा था, ठीक है, कितना रहता है अपेक्स से 2/3 और यहाँ से 1/3 रहता है, किसके, इसके ही। ये कितना है 150, 2/3 ऑफ 150, ठीक है, लिख दिया मैंने 2/3 ऑफ 150। लेकिन हमको y एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो y एक्सिस से डिस्टेंस में इसमें ये ऐड करना पड़ेगा 50, ठीक है। 50 + 2/3 ऑफ 150, ठीक है, फाइंड किया। x3 इसका सेंट्रॉइड आएगा यहाँ पे। तो रेडियस से मैंने बताया था, रेडियस से वो डिस्टेंस रहता है 4r/3π, 4r/3π लिख दिया, 4r/3π। अभी y1 y2 y3 सेम, ये जो तीनों सेंट्रॉइड आपको दिख रहे हैं इनका x एक्सिस से डिस्टेंस, यहाँ से x से डिस्टेंस ये क्या रहेगा 200 / 200। ये डिस्टेंस देखो क्या रहेगा, ये 50, यहाँ से अपेक्स से कितना रहेगा ये 2/3 और यहाँ से कितना रहेगा 1/3, किसके, इसके ही 2/3 ऑफ
150. सो 50 प्लस 2/3 ऑफ 150. ठीक है, ये रेडियस से सेम 4r/3π. ठीक है, अभी हमने फाइंड किए हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, सभी मतलब तीनों जो पार्ट्स थे उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमने फाइंड किया. अभी फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे. एक्स बार इज स्क्वायर में से हमको ट्राइंगल और क्वार्टर सर्कल माइनस करना है. सो a1x1 माइनस a2x2 माइनस a3x3 डिवाइडेड बाय a1 माइनस a2 माइनस a3. ठीक है, सभी वैल्यू जो हमने फाइंड किए थे, ये सब वैल्यू फाइंड करने के लिए 3 मार्क है. ठीक है, 3 मार्क्स के मतलब अगर आप अच्छे से फाइंड करते हो तो 3 मार्क्स मिलेंगे. 1 2 या गलत हो गए तो मार्क्स 2 कट जाएंगे, 1 ही मिलेगा. सो एक्स बार हमने फाइंड किया, उसको 2 मार्क्स मिलेंगे. वाई बार x1 x2 x3 और y1 y2 y3 की वैल्यू सेम है. x1 y1 सेम है, x2 y2 सेम है और x3 y3 सेम है, इसलिए y बार भी वही आएगा. सॉरी, ठीक है, y बार की वैल्यू हमने फाइंड की है. ओके, अभी देखिए पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये लिख दिया हमने. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3b. ये आपको क्वेश्चन वैसे के वैसे मिलेगा मेरे एक वीडियो में. ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, देखिए आप लैडर फ्रिक्शन का जो वीडियो है वो देखिए, उसमें सेम क्वेश्चन है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3b 6 मार्क्स के लिए पूछा है. तो ये डायग्राम गिवन है, इसमें हमने FBD ड्रॉ की है. जो फोर्सेस लैडर पे एक्ट हो रहे हैं वो हमने शो करने हैं. ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट रफ है तो यहाँ पे रिएक्शन आएगी ए पॉइंट पे, और क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा, है ना. लैडर इधर स्लिप होगी तो फ्रिक्शन फोर्स वो साइड में लगेगा. यहाँ पे स्मूथ है, यहाँ पे फ्रिक्शन आएगा ही नहीं, सो सिर्फ रिएक्शन आएगी. ठीक है, ये पर्सन का वेट है. हाँ, क्वेश्चन पढ़ते पहले. द यूनिफॉर्म लैडर AB हैज़ लेंथ ऑफ 6 मीटर. 6 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ लैडर एंड मास ऑफ 16 kg. 16 kg उसका मास है, मतलब वेट जो आएगा वो 16 × 9.81 आएगा. वो भी सेंटर पे एक्ट होगा. सेंटर पे यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से 3 मीटर सेंटर पे एक्ट होगा. एंड A ऑफ लैडर इज रेस्टिंग ऑन रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर एंड एंड B रेस्ड अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल. A man of mass 65 kg has to climb this ladder. At what position from the base will he induce slipping? Take the coefficient of static friction is 0.34. सिर्फ फ्लोर पे लेना है. हाँ, तो कहाँ तक वो आदमी जाने के बाद स्लीपिंग स्टार्ट होगा, है ना. तो कंसीडर करते हैं कि x तक जाने के बाद वो स्लीपिंग करेगा. ठीक है, स्लीप करेगा. उसका वेट मास जो दिया है 65 kg दिया. वेट हम फाइंड करेंगे 65 × 9.81. ठीक है, सभी फोर्सेस हमने शो किए हैं. ठीक है, अभी डिस्टेंस यहाँ से मैंने देखी, ये 54 एंगल है, ये x है, तो ये क्या आएगा, x cos 54, ये आएगा x sin 54, ये आएगा 3 cos, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 3 है, देखिए 3, सो 3 cos 54, ये आएगा 3 sin 54. ये पूरा 6 है, सो ये आएगा 6 cos 54, 6 sin 54, है ना. FBD आप अच्छे से फाइंड करते हो तो उसके लिए 2 मार्क्स है. ओके, समेशन 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे कंसिडर करने हैं. समेशन fx इज इक्वल टू 0, μs RA एंड RB आर 2 हॉरिजॉन्टल फोर्सेस. ये राइट जा रहा है, ये लेफ्ट जा रहा है. सो 0.34 RA माइनस RB. सो इस पे से आपको ये इक्वेशन मिलता है. समेशन Fy इज इक्वल टू 0, RA माइनस 65 × 9.81 माइनस 16 × 9.81. ठीक है, सो इसमें से हमको RA की वैल्यू मिलेगी. ठीक है, इसके लिए 1 मार्क है, इसके लिए 1 मार्क है, 4 मार्क्स यहीं पे हो गए. अभी मोमेंट लेना है, देखिए ध्यान से देखिए. ए पॉइंट पे मोमेंट लेंगे हम. ए पे लीजिए, बी पे लीजिए. ए पे बहुत इजी जाएगा, ए पे मोमेंट लेते हैं. तो ये फोर्स का मोमेंट ए पे कैसे, पेंसिल रखना है. पेंसिल कितना है, फोर्स
मोमेंट क्या रहता है, F इंटू डी. फोर्स कितना है, 65 इंटू 9.81. वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन माई फिंगर एंड दिस पेंसिल, x cos 54. ठीक है, सो x cos 54 लिख दिया, 65 इंटू 9.81 इंटू x cos 54. प्लस आएगा, वो क्लॉकवाइज जा रहा है. ठीक है, ये मोमेंट समझ में आया. फिर 16 इंटू 9.81, 16 इंटू 9.81 ये फोर्स है. वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दिस फोर्स एंड माई फिंगर, 3 cos 54. ठीक है, वो कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है. अभी आर बी वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पेंसिल एंड माई फिंगर, 6 sin 54. आर बी इंटू 6 sin 54. आर बी इंटू 6 sin 54 वो कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना. एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन मिलता है हमको, x की वैल्यू फाइंड करनी. यहाँ पे आर बी अननोन है, तो आर बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे. देखो, आर ए की वैल्यू हमको ये मिल गई, हम यहाँ पे पुट करेंगे, फिर उससे आर बी की वैल्यू मिलती है. आर बी की वैल्यू पुट करने के बाद हमको आर बी की वैल्यू आती है 270. ये आर बी की वैल्यू 270 कहाँ से आई, यहाँ से देखिए ना, ये 0.34 इंटू आर ए है 794.61. ठीक है, वो आती है 270.16 फाइंड की है. ठीक है, ये आई जो वैल्यू, ये हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, हमको x की वैल्यू मिल जाएगी. अभी ये क्वेश्चन, ये भी इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, सिर्फ वैल्यू चेंज करके आया है और हाफ क्वेश्चन डाला. ठीक है, एनालाइज एंड लोकेट द पोजीशन ऑफ सेंट्रॉइड. जब भी आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आपको सबसे पहले सेंट्रॉइड फाइंड करना है. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू O. डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ शेडेड पोर्शन विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड वर्टिकल. 8 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, ये रेक्टेंगल 1 रहेगा, ये 2 रहेगा. 1 A1 200 इंटू 20 एरिया फाइंड करेंगे. A2 का 150 इंटू 20 एरिया फाइंड किया. X1 ये इसका सेंट्रॉइड है, ये इसका सेंट्रॉइड है. डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस, ये y एक्सिस रहेगा, ये x एक्सिस रहेगा. ठीक है, हाँ, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 के हाफ 10. X2 ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 20 प्लस 150 के हाफ 75, वो आएगा 95. अभी y1 ये डिस्टेंस कितना रहेगा, 200 का हाफ है ना. y1 यानी डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस, तो ये हाफ रहेगा. y2 ये इतना, यहाँ से यहाँ तक का y2 20/2, 20 का हाफ. इतना अगर आप फाइंड करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, फिर x बार और y बार फाइंड करेंगे हम. a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. वैल्यूज़ जो निकाले वो पुट किए, x फाइंड किया. y इज इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2. वैल्यूज़ पुट किए, फाइंड किया. दोनों को 1-1 मार्क मिलेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ से 4 मार्क हो गया अभी सिर्फ, और 4 मार्क हो गया, अभी 4 मार्क्स बाकी है. ठीक है, सिर्फ आई वाई फाइंड करना है. तो इसका IY1 IY2. सो y जब आता है तो x जब रहता है तो BD3/12 लेते हैं. अभी IY है तो DB3/12 आएगा. DB3/12 प्लस A1 H1 स्क्वायर प्लस इसका DB3/12 प्लस A2 H2 स्क्वायर. यहाँ पे सब वैल्यू आप तो पुट कर दोगे, बस H1 और H2 की वैल्यू. H1 क्या रहेगा, y फाइंड कर रहे हो तो x रहेगा. ठीक है, x बार माइनस x1. आप वीडियो देखिए, इसके पहले ये वीडियो जो बन रहा है इसके पहले आप मैंने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो पहले देखिए आप वीडियो, फिर तभी आपको समझ में आएगा. ठीक है, हाँ, जब y फाइंड करेंगे तो H1 में क्या आएगा, x बार माइनस x1. जब I x फाइंड करेंगे तो H1 में क्या आएगा, y बार माइनस y1. ठीक है, वो ध्यान में रखना है. तो D1 B1/12 प्लस A1 H1 स्क्वायर. H1 की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड की है, H2 की वैल्यू फाइंड की है. वैल्यूज़ पुट करेंगे. D1 B1 डेप्थ है 200, ब्रेड्थ है 20 पुट किया. एरिया हमने फाइंड किया है. इसका D1 1, इसका D1 है 20, ब्रेड्थ है 150, वो पुट किया. पुट करने के बाद कैलकुलेशन किया, आंसर आ गया. ठीक है, फॉर्मूला अगर आप अच्छे से लिखते हो तो आपको 1 मार्क मिलेगा.
आंसर फाइंड करते हो 2 मार्क, फाइनल आंसर के लिए 1 मार्क। और ये लास्ट क्वेश्चन, ये मेरे कल के वीडियो का, परसों के वीडियो का लास्ट प्रॉब्लम था, बहुत ईजी है। वहाँ पे वो प्रॉब्लम है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 दिया है, ठीक है। तो पढ़ते हैं प्रॉब्लम। ए ब्लॉक ऑफ 20 kg हैंगिंग थ्रू an inextensible cable and kept in rest by applying a force of magnitude F is equal to 1.5 kg on other side of the cable, which is passing through a rough pulley. Determine lap angle between the cable and pulley required to keep. ठीक है, लैप एंगल फाइंड करना है केबल और पुली के बीच में जो है वो, एंड नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, ये 20 है, सो 20 इंटू 9.81 लेंगे, ये 1.5 इंटू 9.81। फॉर्मूला लिखेंगे इसके लिए 2 मार्क्स। T2/T1 इज इक्वल टू e टू म्यू बीटा। T2 जो ज़्यादा है वो T2 रहेगा, T1 जो कम है वो रहेगा। पुट किया, ये म्यू दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉब्लम में, ठीक है। बीटा ये कैसे लिखेंगे, 0.3 इंटू बीटा ही, इसको ln लगा देंगे, नेचुरल लॉग। ln का मतलब है नेचुरल लॉग, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, फिर ये 20/1.5 सो बीटा की वैल्यू हमको मिलती है 8.63 रेडियन, ठीक है। तो बीटा का फॉर्मूला मतलब बीटा जो रहता है वो रहता है 2πn। तो ये n क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न। कभी हाफ रहता है, कभी पूरा 1 रहता है, कभी 1.5 रहता है, कभी 1.25 रहता है टर्न, ठीक है। तो n इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2π, ठीक है। मैंने जो वीडियो लिया था उसमें n जो है हमने और अलग तरीके से निकाला है, वो भी बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड होता है। और यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला में पुट कर सकते हो, नहीं तो वो वीडियो देख लीजिए आप। फिर n की वैल्यू फाइंड की 1.374 नंबर्स ऑफ टर्न्स। तो इसके लिए 2 मार्क्स, 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 2 2 और 1 मार्क, हाँ 1 मार्क्स इसके लिए मिलेगा आप, ठीक है। 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये एग्ज़ाम का मैंने मतलब अभी रिसेंट जो था क्वेश्चन पेपर उसका सॉल्यूशन बताया है। कल हम इसके पहले मतलब जो मार्च 23 का एग्ज़ाम था, अप्रैल 23 का, उसका सॉल्यूशन फाइंड देखेंगे कि कैसे वो क्वेश्चन पूछे थे उसमें और सॉल्व कैसे करना है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।